के दशक में दो तेल संकट हुए। 1960 में पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने मिलकर 1960 में ओपेक का गठन किया था। ओपेक का नाम था, फुल फॉर्म था, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। 1960 में इसका गठन हुआ था। एक्चुअली पहले क्या हुआ था कि जब तेल का प्रोडक्शन शुरू हुआ था इन देशों में, तो पश्चिमी देशों की कंपनियां उनके यहाँ तेल के प्रोडक्शन का काम करती थी और इन कंपनियों ने धीरे धीरे उनके तेल के भंडार पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो धीरे धीरे इनके बीच इनमें प्रतिक्रिया होने लगी और वह प्रतिक्रिया सबसे पहले ब्रिटेन के अगेंस्ट में ईरान ने दिखाई, जब उसने 1951 में एक एंग्लो ईरानी कंपनी थी जो ईरान में तेल का उत्पादन करती थी, वो रिफाइनिंग का काम वही करती थी कंपनी, और वो ब्रिटिश कंपनी थी, उसको ईरान की सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका थोड़ा आशंकित या इसलिए हो गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए तो अच्छा ही था कि ब्रिटेन वहां से पैकअप होकर निकले। और अगर एक तरह से देखोगे तो अभी जो मैंने हाल में बुक पढ़ी उसमें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का ही हाथ बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के आधार को कमजोर किया जानबूझकर पश्चिमी एशिया और अरब क्षेत्र में। जैसे होता क्या था कि पहले ब्रिटेन रॉयल्टी ब्रिटिश कंपनी मात्र 10% देती थी उनको और ज्यादा अपने डकार लेती थी। तो अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका में तो कोई स्टेट की कंपनी, प्राइवेट कंपनी ही थी, लेकिन अमेरिकी सरकार ने अपनी कंपनी को संरक्षण दिया और सऊदी अरबिया में वो कंपनी बनी थी, उसका नाम था, उस समय उस कंपनी का नाम था आरामको। अभी अब सऊदी अरबिया की कंपनी है। तो आरामको कंपनी अमेरिका की फर्म हुई थी, तो अमेरिका ने उसको ऑफर कर दिया सऊदी अरबिया को 50%, 50% रॉयल्टी। तो 50% रॉयल्टी ऑफर कर दिया तो ब्रिटेन का आधार तो कमजोर हो गया ना वहाँ। अब अच्छा ग्राहक किसी को मिल जाए तो कोई क्यों उसके हाथों बेचेगा। तो ब्रिटेन का एक तरह से जनाजा तो खोदा है अमेरिका ने खुद, क्योंकि उसने सऊदी अरबिया को 50% रॉयल्टी ऑफर कर दिया। लेकिन खैर, लेकिन जब ईरान की सरकार ने उसकी कंपनी को टेक ओवर कर लिया तो अमेरिका थोड़ा घबरा गया। उसको लगा कि खरबूजे को देख खरबूजा रंग पकड़ता है, आज ईरान, कल सऊदी अरबिया, परसों इराक, इस तरह तो हमको यहाँ से पैकअप होना पड़ेगा। इसने क्या किया कि सऊदी अरबिया में अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ईरान में उसने 1951 में वहाँ ये टेक ओवर हुआ था। 1953 में वहाँ पर मोसादेक की सरकार जो मैंने बताया उसको गिरा दिया था और तब रजा साहब पहलवी का सरकार स्थापित किया था। तो धीरे धीरे पश्चिमी देशों में प्रतिक्रिया, वो अरब देशों में प्रतिक्रिया होने लगी। तो 1960 में इन देशों ने मिलकर ओपेक की स्थापना कर ली थी। दैट वाज कॉल्ड ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और इन द मीन टाइम तो देखोगे हम आपको अरब और इजराइल का प्रॉब्लम बता ही चुके हैं। पैलेस्टाइन और इजराइल का प्रॉब्लम तो हुआ ऐसा कि 1947-47 में पहला वॉर हुआ जिसमें अरब देशों को इजराइल ने पराजित किया। दूसरा वॉर 1967 में हुआ और तीसरा वॉर हुआ 1973 में। तो 1973 में सीरिया और मिस्र, ये दो देश थे। तो मिस्र में और सीरिया, ये दोनों ने मिलकर अटैक कर दिया था इजराइल पर। उसको योम किपुर का युद्ध कहते थे। योम किपुर का युद्ध इसलिए कहते थे कि यहूदी लोगों का एक पर्व होता था योम किपुर। तो योम किपुर का उनका जो फेस्टिवल होता था उसमें वो लोग फास्टिंग करते थे। मतलब फास्ट, जैसे हम लोगों का बहुत सारे पर्व में नहीं फास्टिंग होती है, तो उसी तरह वो फास्टिंग करते थे। तो फास्टिंग उसमें यहूदी लोगों ने किया हुआ था। इन द मीन टाइम इन दोनों ने ये सोचकर अटैक किया कि भूखे यहूदी होंगे तो उनको हराने में सुविधा होगी। लेकिन उसके बावजूद भी पहले से अमेरिकी हथियार लेकर तैयार थे और अमेरिका ने चुपके चुपके उनको हथियार पहले से ही सप्लाई की हुई थी। उन्होंने 1973 में सीरिया और इजिप्ट दोनों को बुरी तरह पराजित कर दिया इजराइल ने। तो जब वो हारे अरब देश, तो अरब देश की तो अब तो उनकी स्थिति खिसियानी बिल्ली खंभा नोच वाली, अब तो वो हरा नहीं पा रहे थे। इजराइल लगातार उनको पीट रहा था। तो उसी पर सीरिया, उसमें वहाँ का इराक का मतलब शासक था फैसल, उसका नाम था। वही फैसल, आपको याद होगा, वही हुसैन का बेटा, जो याद है ना आप लोगों को अरब क्षेत्र। तो फैसल ने लीड किया और सीरिया में उसी समय एक बड़ा ही नहीं, सीरिया में नहीं तो सऊदी अरबिया में था, तो लीड किया। और उन सबों ने मिलकर क्या किया कि 1973 में पेट्रोलियम एम्बार्गो ला दिया कि हम तेल नहीं। अब तो दुनिया में हाहाकार मच गया। तो पेट्रोलियम की कीमत तो 4 गुना उसी समय बढ़ गई। फिर 1979 में ओपेक कंट्रीज आपस में बैठी, 73 की बात है, 79 में, और ओपेक कंट्रीज ने मिलकर फिर उन्होंने क्या किया कि पेट्रोलियम के कॉस्ट में 6 गुना वृद्धि कर दी। तो 4 गुना वृद्धि पहले की थी, 6 गुना वृद्धि बाद में कि पेट्रोलियम इतना महंगा हो गया दुनिया में
कि बिल्कुल विभाजन हो गया वैसे देशों में जो पेट्रोलियम का उत्पादन करते थे और वैसे देशों में जो पेट्रोलियम का खपत करते थे या जो पेट्रोलियम के आयात पर निर्भर थे। जो पेट्रोलियम के आयात पर निर्भर थे उनकी इकोनॉमी खराब होने लगी। और मैंने जो आपको केन्सियन अर्थशास्त्र बताया था, पता नहीं आपको याद है या नहीं याद है, तो केन्सियन अर्थशास्त्र तेल संकट के पश्चात फेल कर गया और तेल संकट के पश्चात केन्सियन अर्थशास्त्र को फेल करने की वजह थी कि केन्स ने जो सॉल्यूशन दिया था उसका जो डिमांड मैनेजमेंट की पॉलिसी थी, तो जॉन मेनार्ड केन्स वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट कि द गवर्नमेंट हैज टू यूज द फिजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेंटेनिंग द डिमांड इनटू द मार्केट। तो उसके इंस्ट्रूमेंट के अनुसार कि अगर मार्केट में मंदी की स्थिति आती है तो मंदी की स्थिति में आपको सरकारी व्यय को बढ़ा देना चाहिए और कर में कटौती कर देना चाहिए। डिमांड सृजित होगा तो मांग बढ़ेगी तो मूल्य बढ़ेगा, मूल्य बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा तो फिर मूल्य बढ़ेगा और ये स्थिति चली जाएगी 100% रोजगार पर, तो फिर इकोनॉमी में हीटिंग शुरू होगी क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर आप सरकारी व्यय में कटौती कर दीजिए और कर की राशि को बढ़ा दीजिए। लेकिन तेल संकट के बाद एक दुखद स्थिति यह हो गई, दो बातें हुई। एक तो दुनिया भर में जहां भी प्रोडक्शन होता था तो दो तरह की बातें थी, या तो आप इंडस्ट्री चलाते हो तो आपको पेट्रोलियम ईंधन के रूप में चाहिए, या कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे थे जहां कच्चे माल के रूप में भी हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स जाते थे, जैसे केमिकल इंडस्ट्री थे, ऐसे कई इंडस्ट्रीज थे। तो मतलब आपके प्रोडक्शन में पेट्रोलियम एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब तुम एक साधारण सी बात सोच सकते हो कि अचानक लैंडलॉर्ड 4 गुना तुम्हारे किराए को दिल्ली में बढ़ा दे तो बाकी खाने पीने बाकी क्षेत्रों में तुम्हें कटौती करनी पड़ेगी, तभी तो तुम किराए को दोगे। तो अब सवाल उठता है कि पेट्रोलियम की कीमत जो अचानक बढ़ गई, तो ये जो कंट्रीज थे, दुनिया भर के देशों से जो सरप्लस था वो खींच खींच कर गल्फ कंट्रीज में आने लगा, जो खाड़ी देश है। खाड़ी देशों को तो रातों रात निकल पड़ी, उज्बेकिस्तान का धूल फाकने वाले देश पेट्रोलियम को लेकर, पेट्रोल डॉलर जब उनके यहां गिरने लगा ओवरनाइट रिच हो गए। लेकिन जब क्या होता है, कोई जो निर्धन व्यक्ति होता है उसको अचानक अगर बहुत ज्यादा धन आ जाता है तो पहले खर्च करने की हिम्मत उसे नहीं पड़ती है। वो पहले गड्डी को मोटा बनाएगा, उसको देखेगा, फिर बैग में रखेगा, फिर निकालेगा, फिर देखेगा, फिर कभी सूंघ के देखेगा, कभी कलेजे में सटा कर देखेगा, लेकिन खर्च नहीं करेगा। तो दुनिया भर का जो सरप्लस है वो खींच कर चला आया गल्फ कंट्रीज में। तो गल्फ कंट्रीज को चाहिए था कि वो अपने व्यय को बढ़ा देते, अपने खर्च को बढ़ा देते, लेकिन गल्फ कंट्रीज ने अपने व्यय को बढ़ाया नहीं। तो सरप्लस चला गया खाड़ी देशों में, उन्होंने अपने खर्च को बढ़ाया नहीं, और चूंकि बाकी देशों से सरप्लस खींचकर आ गया इन देशों में, तो बाकी देश खर्च करने की स्थिति में थे नहीं। तो जो खर्च करने की, कुछ देश, अधिकतर देश खर्च करने की स्थिति में नहीं है, और जिनके पास बहुत बड़ा सरप्लस गया है वो खर्च नहीं कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में डिमांड क्रैश कर गया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? मेंटली अलर्ट हो? समझ में आई बात? तो डिमांड क्रैश कर गया। अब डिमांड क्रैश कर गया तो केन्सियन अर्थशास्त्र कहता है सरकारी व्यय को बढ़ाइए। तो व्यय को करने के लिए तो पैसा चाहिए सरकार के पास, क्या सरकारी व्यय को कैसे बढ़ाएगा? अब वो खर्च बढ़ाइए, तो खर्च कैसे बढ़ाएंगे आप? अभी जो अब नरेंद्र मोदी की सरकार है, अब कितना खर्च बढ़ा सकते? 3.5-3.6% उसका फिस्कल डेफिसिट पहले से ही चला गया। तो अगर खर्च को बढ़ाएंगा तो फिर तो वही चला जाएगा, 7.2% पर चला जाएगा जो पहले की स्थिति थी। और तब तो फिर इकोनॉमी में तुम समझते ही हो कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तब बॉडी का क्या हाल होगा। तो अब एक तो सरकारी व्यय, तो खैर उसको छोड़ो। सबसे बड़ी बात क्या हुई बच्चे, कि नॉर्मली क्या होता है, जब डिमांड गिरता है केन्सियन अर्थशास्त्र के अनुसार तो मूल्य कम होना चाहिए। डिमांड गिरता है तो मूल्य कम होना चाहिए। लेकिन समस्या ये थी कि अधिकतर देशों का पेट्रोलियम आयात पर निर्भर थे, तो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट उनके उत्पादन में शामिल था या कच्चे माल के रूप में पेट्रोलियम का यूज करते थे। तो चूंकि इनपुट उनका कॉस्टली हो गया तो आउटपुट कैसे कम करेंगे? वो कॉस्ट कैसे कम करेंगे? जैसे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? जैसे तुम्हारा खरीद मूल्य ही 10 रुपया पड़ता है, तो तुम बहुत अगर होगा तो 10.5 रुपये में बेच दोगे। लेकिन कोई कहेगा कि 9.5 रुपये में बेचो, तो तुम कहोगे हम शटर गिरा लेते हैं। डिमांड तो तब डिमांड मूल्य को तब बढ़ाता है जब सरप्लस, जबकि मूल्य उत्पादन लागत से ज्यादा हो। लेकिन अगर मूल्य ही उत्पादन लागत के बराबर है, थोड़ा सा ज्यादा है,
तो तुम एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते प्रोड्यूसर की घाटे लेके उत्पादन करेगा। तो डिमांड क्रैश होने के बावजूद भी मूल्य कम नहीं हुआ। तो मंदी और मूल्य वृद्धि दोनों समस्याएं एक साथ आई, उसके लिए एक टर्म आता है अर्थशास्त्र में जो पहली बार इसी समय आया, उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। पहली बार अर्थशास्त्र में वो टर्म आया जिस टर्म को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। तो अर्थव्यवस्था में आ गई स्टैगफ्लेशन। ओके, अब अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन आ गई, इसका मतलब है कि अब केन्सियन अर्थशास्त्र फेल। केन्सियन अर्थशास्त्र इस सोच पर चलता था कि एक समय अर्थव्यवस्था में तो मंदी रहेगी या मूल्य वृद्धि की समस्या रहेगी, लेकिन जब मंदी और मूल्य वृद्धि की समस्या दोनों एक साथ आ गई तब आप अर्थव्यवस्था का निराकरण कैसे करेंगे? तब आपका फिस्कल मैनेजमेंट वाला तो कुछ रूल काम नहीं करेगा। जैसे वो मान के चलता था कि व्यक्ति एक डिसेंट्री से सफर करेगा या फीवर से सफर करेगा। अगर फीवर है तो अमुक मेडिसिन चलाओ और देखोगे फीवर उतरा, लेकिन डिसेंट्री की टेंडेंसी आने लगी तो इस मेडिसिन को रोको और दूसरा मेडिसिन चलाओ। लेकिन जब उसने पेशेंट के पास डॉक्टर गया तो उसने देखा कि यह जो पेशेंट है वो दोनों सिम्टम से एक साथ ग्रस्त है, फीवर और डिसेंट्री दोनों। तो किस दवा को चलाए और किस दवा को रोके? बात समझ में आई कि इसको भी घोर के पी जाओगे कि आगे रखोगे इसको? कुछ खास आश्वासन नहीं दे रहे हो तुम। इसमें हमने लिखित में भी मेंशन कर दिया है, कॉन्सेप्ट तुम लोग समझ गए हो ना। तो आगे तुम लोग इसको अपने कॉपी वगैरह पर कहाँ जहाँ पर ये हो वहाँ पर लिख सकते हो।